क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसके लिए प्रचार प्रसार सरकार ने एक विभाग रखा है, उसका होर्डिंग लगता है, हमने ये किया। उसके लिए बड़ा मंच सजता है जहाँ से आप अपनी बात कहते हैं कि हमने समाज के लिए ये किया। उसके लिए एक फंड है, उसके लिए प्रचार हो रहा है, उसके लिए टीवी पर बोले जा रहा है, उसके लिए विज्ञापन है, पोस्टर है, होर्डिंग है। हमने ये काम नहीं किया। क्या आपने सुना है दुनिया की किसी सरकार ने इसका होर्डिंग लगाया कि हमारा ये काम छूट गया, हम माफी चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं? तो उसका कौन डिपार्टमेंट है? उसका डिपार्टमेंट दिखाने वाला यही पत्रकार और लेखक का डिपार्टमेंट है, जो बिना होर्डिंग के आपको बताता है कि ये काम बचा हुआ है सर, ये काम छूट गया है सर। डॉक्टर का काम आपके खूबसूरत बदन का व्याख्या करना नहीं है। जब आप डिस्पेंसरी में जाइएगा तो अरे बाप रे बाप क्या बॉडी है आपका, तो सर किडनी छोड़िए, क्या बॉडी है आपका। अपने खूबसूरत आंखों की बात करिए, अपने लहराते जुल्फों की बात करिए, आप मोटिवेट होइए, क्या लंबाई पाए हैं आप, आहा क्या रंग। वो बोलेगा अरे सर जो है वो प्रॉब्लम उस पर बात कीजिए ना सर। तो साहित्यकार वही डॉक्टर है, आपके खूबसूरत बदन से उसको कुछ लेना देना नहीं है। उस पूरे खूबसूरत बदन में जो एक फुंसी है, डॉक्टर का काम है उसका मलहम पट्टी करना, ना कि लहराते जुल्फ पर बात करना। लहराते जुल्फ पर बात वो करेगा जो आया है दामाद देखने, हम नहीं करेंगे, हम करेंगे बीमारी पे बात। तो कभी भी साहित्यकार को इस बात के लिए मत कहिए कि तुमको बढ़िया चीज दिखता है कि नहीं दिखता है। दिखता है लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बढ़िया चीज के बारे में बताने वाले 1000 एजेंसियां हैं, वो पहुंचा ही देगी आप तक। खराब चीजों को नहीं पहुंचाया जा रहा है, इसलिए लेखक का दायित्व है। इसलिए मैं कहता हूं बेचैनी का साहित्य। तो बनते सड़क पे देखा अरे कटते पलाश को, लगा जैसे देख रहे जंगल की लाश को। आपने जंगल की लाश नहीं देखी है ना? देखिए अब आप जब दृष्टि डालिएगा तो आपको दिखेगा अरे जंगल का मौत ऐसे होता है। आप अभी तक उसको पेड़ समझ रहे हैं, वो पेड़ की लाश नहीं है, एक सभ्यता की लाश है। अब मैं ये बात बहुत आदर्श बात की नहीं कह रहा हूं, ये आदर्श की बात नहीं है। ये आज से 40 साल पहले रोमानियत वाली बात हो सकती थी, पेड़ बचाओ पानी बचाओ। अब ये बात आपकी जरूरत है। आप अगर इसको नहीं बचा रहे हैं, अगर सरकारें प्रशासन इस बात पर नहीं सक्रिय है, तो हम सब जाएंगे, हम सब उसी के तो हिस्से हैं ना, कोई बचा नहीं। कि छूटा हुआ खेत और खलिहान रो रहा है, कि बिरसा का तीर और कमान रो रहा है, मेरे गांव का टूटता पहाड़ रो रहा है, मेरे गांव का टूटता पहाड़ रो रहा है। तो फिर क्या कर रहा है कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। भाई लेखक तो एक समाधान भी देगा, उसका काम ही तो नहीं है कि क्रांति करके चले जाना। ये अधूरी बात है और ये हल्की और सस्ती बात है। आप एक सृजनात्मक तस्वीर तो रखेंगे और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी फिर कार्यपालिका विधायिका पर है। विधायिका कानून लाए, कार्यपालिका उसको ये करे। लेकिन कैसे पूरी दुनिया में पुनर्जागरण का दायित्व जो है पहली बार साहित्यकारों के कलम पर पड़ा, वो दबाव उसी पर पड़ा। वहीं से इटली से फूटा जब पुनर्जागरण, या भारत का पुनर्जागरण जब बंगाल से निकलता है, तो कलम पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। वहां से बात कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हर पीले खेत रख लो, रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, कि दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। हम अपने बच्चों को नेशनल म्यूजियम दिखा के दुनिया नहीं दिखा सकते हैं। अब तो समय ऐसा आ रहा है कि
म्यूजियम में क्या रखा जाएगा ये भी कोई तय करेगा कुछ दिन के बाद, और क्या जमीन में रख दिया जाएगा, अंदर क्या निकाला जाएगा। ऐसे समय में हमारे विरासत की गठरी कौन दिखाएगा। ये जो 30 सेकंड का रील है, किसी को देख के कैसे जाइएगा, एक क्लिक में इतिहास खत्म हो जाएगा, डाटा गया तो गया। ये जो बाप दादा का आटा खा के जो डाटा खर्च कर रहा है सब, इसी का तो नहीं उग जाएगा आटा तो तुम्हारा डाटा कैसे चलेगा। ये जो आटा खा के अपने पूर्वज का हम लोग डाटा खा रहे हैं, पहले आटा खाते हैं बढ़िया पराठा घी लगा के, फिर डाटा खाते हैं दिन भर, 4 पराठा पर 4 GB डाटा। तो ये जो हम कर रहे हैं तो हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे इतिहास में। और एक बात याद रखिए, ये बात मैंने गुमला में भी कही थी, मैं यहां भी कह रहा हूं कि इतिहास एक गोदाम है। उस गोदाम में कचरा भी रखा हुआ है, उस गोदाम में काम की चीजें भी रखी हुई है। शिक्षा आपको इस बात का विजडम देता है कि इस गोदाम से क्या निकालना है, क्या छोड़ देना है। इतिहास का कब्र खोद के खराब चीज निकालिएगा, समाज खराब होगा, और उसी को कोड़ के उससे अच्छा चीज निकालिए। खदान में कोयला भी रखा हुआ है, खदान से जो है सांप बिच्छा भी निकलता है। अब सांप बिच्छा निकालना है कि खदान से कोयला अवरक निकालना है, ये कौन तय करता है? बुद्धि, विजडम, शिक्षा, वो दृष्टि देता है। आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि शुक्ल जी ने कि साहित्य समाज का दर्पण है। श्याम सुंदर दास ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन एक बात और है कि यही साहित्य समाज की आंख भी है। अगर हम अपनी दृष्टि नहीं देंगे सोसाइटी में, जो हम कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तो साहित्य की आंख होने की जो जिम्मेदारी है, ये दायित्व तो निभाना होगा आज के लेखकों को। अब आप केवल आईना बन के काम नहीं कर सकते हैं, आपको लाठी भी देना होगा समाज को, इसको टेक के चलो, दृष्टि भी देनी होगी समाज को। स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, 1-2 तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे कि भौरे और तितली जहां खेले मिले जुले रे, कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना। आजकल के बच्चों को देखता हूँ सर शहर में, आप लोग तो भाग्यशाली हैं, झारखंड जैसे ये में नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चा कम से कम देखेगा गांव देहात, कितना भी बचना चाहेगा फिर भी देखेगा। गुड़गांवा में जो लोग रह रहे हैं, गुड़गांवा मरजावा, हाँ, जो नोएडा में रह रहा है आज का बच्चा, जो दिल्ली में, बेंगलोर में, सिलिकॉन सिटी में रह रहा है, वो अपने दादा नाना नहीं देख पा रहा है। वहां मम्मा बोल रही है, मम्मा ग्रैंडपा कैसे होते हैं, बेटा समर वेकेशन में ले चलेंगे, बांधव और भालू दिखाने ले जाना। हम अपने दादा नाना को एक ऐसे दुर्लभ चीजों के तौर पे देख रहे हैं जिनसे कभी कभार राब्ता है, क्योंकि जीवन ऐसा है, एकाकी परिवार हो गया है, शहरों में रहने का जगह कम है, सुविधा उस हिसाब से नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कमरा है, तो हवा नहीं है बढ़िया। अब दिल्ली से आपने जिस भी लेखक को बुलाया होगा उसका तो अतिरिक्त सम्मान करना होगा कि वो जीवित आया है, उसका तो जिला प्रशासन अलग से सम्मान करेगा कि आप यहाँ जिंदा है, सांस आपका नॉर्मल है। इस बात के लिए आपको बहादुर सम्मान हम लोग देना चाहेंगे। दूसरा काम करना होगा कर्ण जी को कि ये स्मृति चिन्ह के अलावा एक जर्किन में झारखंड का ताजा हवा भी उसको दे, कि ये जब सिलेंडर में आप ले लीजिए, इसमें हमने पूर्वी सिंहभूम के जंगलों का ताजा हवा भरा है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरिएगा, इसको नाक में लगा लीजिए तो कुछ दिन और जिंदा रहिएगा ठीक से। फिर जब दिल्ली में आप एडजस्ट कर दिएगा, उसके बाद तो फिर कोई बातें नहीं। तो ये है। तो अब ऐसे स्थिति में हम अपने दादा को कैसे दिल्ली ले जाए? अगर हमारे पास सुविधा भी है तो हम काहे गुड़गांव में छोड़ेंगे? छोड़ भी देंगे, जान बचा खुद ही भाग आएंगे पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ के कि कहाँ फंसा दिया, है ना। तो वहां से, लेकिन तब हमारे बच्चों की परवरिश, ये तो नकली परवरिश में बेचारे जी रहे हैं। इनको कभी दादा दादी के देह का सुगंध, इनको तो फ्रेगनेंस का पता है, सेंट का। और सेंट का प्रचार टीवी में कैसे होता है
कि सेंट अगर मारिएगा तो 4-5 गो हीरोइन खिड़की तोड़ के आ जाती है। बताइए, अगर किसी 6 वर्ष के बच्चे को ये पता चले, अरे यार ये सेंट का साइंस तो गजब कर रहा है कांड, तो जब तक वो IIT पास नहीं करेगा तब तक तू खिड़की में सेंट मारेगा। अब बोलेगा अपने पापा को, पापा ये नकली दे दिया है क्या? पापा बोलेंगे उसका एक्सपायरी डेट देखो, असली वाले से तो आ रहा था विज्ञापन में, देखे टीवी में। वो यही इंतजार जीवन भर करता रह जाए, खिड़की के मारेंगे पल्ला में सेंट तो 4 हीरोइन खिड़की तोड़ के आ जाएगी। नहीं, वो छटाक, फॉग नहीं है, फॉग नहीं है, ओरिजिनल में आता है। मिट्टी की किसी फ्रेगनेंस में नहीं है, मिट्टी की खुशबू इस नाक के नथुने को नहीं लगेगा। प्रेमचंद ने लिखा कि जिस दिन किसान के बेटे को गोबर महकने लगे, दुर्गंध लगने लगे, उस दिन समझना देश के कंगाल होने का समय आ गया। आपको गोबर दुर्गंध लगने लगेगा, उसी दिन से आपको उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। तो कभी भी तो यही हम लोग दादी नानी तो इसलिए नहीं बचाना कि उनको आपकी सहानुभूति की जरूरत है, नहीं है, हमको जरूरत है उनकी। जवानी के जंजाल भरे कमरे, अंधेरे कमरे में बुजुर्गियत रोशनदान की तरह है। वो वेंटिलेटर से टॉर्च दिखाएगा तभी रास्ता मिलता है जवानी को, नहीं तो भटक जाइएगा। इसलिए दरवाजे पर एक लालटेन है, वो बूढ़ा चौकी पर बैठा होना चाहिए, वही घर रोशन है जहां एक लालटेन और एक बुजुर्ग बैठा है। इस बुजुर्ग को आपका जरूरत नहीं है, हमको उस बुजुर्ग का जरूरत है। लेकिन बुजुर्ग लोग भी कमाल किए हैं। ये लोग भी 12:30 बजे रात को जब ओप्पो मोबाइल निकाल के फेसबुक पर टहलने लगते हैं, जैसे देखती है चचा को कवित्री, लॉग आउट होकर भागती है, कहीं प्रशंसा न कर दे चचा। रात को 2:30 बजे चचा का खत्म हो जाता है डाटा, अब इनको रिचार्ज करना आता नहीं, अब ये ऐसे छटपटाएंगे जैसे मैदानता में ऑक्सीजन खत्म हो गया। छटपट छटपट करते इलाहाबाद फोन लगाएंगे, DTO साहब धनंजय कहाँ? कौन बोल रहा है? अरे अब दादा बोल रहा है। क्या हुआ दादा? अरे खत्म हो गया डाटा जल्दी रिचार्ज करो। तुम क्या कर रहे हो? अरे हम हॉस्टल में हम पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, रात को 3 बज गया, 3 बजे सो जाता है। तो कितना बजे सोए? अरे ब्रह्म वेला में जग के पढ़ो। हाँ, हमारे मित्र हैं, हम हमसे सीनियर इलाहाबाद में पढ़े आपके DTO साहब। अब 3 बजे उनको कह रहा है दादाजी गए ब्रह्म वेला में जगो। ये पूछा दादा आप जगे अभी? अरे वो तो सोए ही नहीं, वो तो फेसबुक पर टहल रहे थे। उसके बाद देखा उन्होंने कि कोई नारीवाद की एक तगड़ी कविता कोई थी, वहां जाके फिर लिखा उन्होंने, आपकी कविता पढ़ा, फेसबुक को चूम रहा हूं, पिछले 3 घंटे से बदहवास अपने कमरे में दौड़ रहा हूं, नाती पोता वेंटिलेटर से देख रहे हैं, नाना को क्या हुआ, दादा को क्या हुआ, ये लोग हमको पकड़ना चाह रहे हैं, हम हाथ में नहीं आ रहे हैं। फिर डाटा रिचार्ज करके चाचा को ठंडा किया। ये भी बुजुर्ग हमारे समाज में है, लेकिन फिर भी उन बुजुर्गियत का जो कीमत है, उनके जो जीवन का अनुभव है, वो किसी गूगल के पास तो है नहीं, वो AI के पास नहीं है, वो ChatGPT के पास नहीं है। ChatGPT से आप पूछिए कि क्या बैल दूध देता है, ChatGPT बोलेगा बहुत ही रोचक प्रश्न। बहुत ही रोचक प्रश्न। मुझे युवाओं से ऐसे ही जिज्ञासा की आशा है। कृपया आप अपने बैल की तस्वीर भेजें, फिर मैं उसका गहन अध्ययन करके ये बता पाऊंगा कि बैल दूध देता है कि नहीं देता। क्या कर रहा है विज्ञान, क्या कर रहा है आपके साथ, कैसे खेल रहा है। अब उसके बाद जो है कि आप बैल का तस्वीर भेजिएगा, तब फिर वो कहेगा आप बैल का तस्वीर है, ये तस्वीर ब्लर आया है या ये तस्वीर आपकी है, आप कहेंगे नहीं बैल की है। अच्छा, कहेगा बैल की स्पष्ट तस्वीर भेजें। फिर लाइएगा एप्पल से बैल का तस्वीर खींचिएगा, फिर दीजिएगा ChatGPT को, फिर ChatGPT बोलेगा आपके बैल का अध्ययन करने के बाद लगा कि ये बैल दूध नहीं देता है। तो आप कहिएगा हे ChatGPT, क्या दुनिया का कोई बैल दूध देता है? फिर वो कहेंगे मुझे थोड़ा वक्त दे।
मैं गहन अध्ययन कर रहा हूँ। उसमें आने लगता है सर्चिंग, डीप सर्चिंग। पूरा दुनिया का जल्दी जल्दी गया, पहले डेनमार्क गया, वहाँ का बैल कहीं दे ना दे, दूध में आगे है ना पूरी दुनिया, दुग्ध उत्पादन में डेनमार्क। तो अमेरिका, उसको लग रहा अमेरिका में एक बैल तो रखा होगा ट्रम्प, ऐसा जो देता भी होगा। फिर उसका चेक किया, पता नहीं ये तेल देता है। फिर वो बोलेगा कि मैंने दुनिया के सभी बैलों का अध्ययन किया, कोई दुनिया का बैल दूध नहीं देता है। फिर चैट जीपीटी से पूछेगा ये उत्तर सटीक है? कहेगा देखिए अभी तक प्राप्त अनुसंधान से तो यही लगता है कि दुनिया का कोई बैल दूध नहीं देता है, लेकिन भविष्य में अच्छा खान पान, अच्छी राजनीतिक प्रगति, अच्छे सरकार के बनने से, सुंदर प्रशासन के पहल से हो सकता है कभी बैल दूध भी दे दे, उम्मीद रखिए। ये अच्छा नहीं। अब आप यही सवाल अपने दादा से अगर पूछते हैं कि दादा बैल दूध देगा हो कि एक थप्पड़ मारते नहीं कनपट्टी है, नहीं देता, पता चल जाएगा, समझना नहीं करना। देखिए बुढ़ापा का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? चैट जीपीटी से नहीं पढ़ना है, पढ़ना है किताब से, अपने बुजुर्गों से, अपने शिक्षक से पढ़ना है। क्योंकि चैट जीपीटी तो नहीं, एक छोटा सा बात को समझाने में कितना घुराया है ना। तो इसीलिए तो कहा कि थोड़ा सा कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और क्या बताना कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछोना, लोटा और पानी रखना वही एक लालटेन में तेल रे, जहाँ करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। कि गाँव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट धुसका और पकौड़ी वाला एक ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। वह जोर से बजाइए, ताली थोड़ा मन लगे। अब बताइए क्या सुनिएगा। अब हमारे क्योंकि कुछ मित्र हैं जो इलाहाबाद से मैं सुनाता हूँ गीत। अच्छा, इसमें एक प्रतीक है इलाहाबाद। मैं रांची संजीवस में पढ़ता था, लेकिन मैंने गीत इलाहाबाद पर इसलिए लिखा, मैं जब सिविल की तैयारी करने गया, इलाहाबाद गया, दिल्ली गया, अपने मित्रों के साथ रहा, तो मैंने उस विश्वविद्यालय की विशेषता देखी कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मतलब कलेक्टर के ऑफिस में भी अगर कोई इलाहाबाद का छात्र घुस गया और वो बस में कंडक्टर है, तो ही कलेक्टर उठ के कहेंगे अरे आओ तुम हमारे जूनियर थे, और उस कंडक्टर को बगल में उठाएंगे। ये उस यूनिवर्सिटी में पता नहीं आपस में एक भावनात्मक ऐसा बन गया। तो ये बात मुझे अपील करती थी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दोस्तों के प्रयास का परिणाम है। मुझे खुद लगता है, कभी मेरे दोस्तों ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मुझे मेरा यूपीएससी नहीं हुआ, मैं आईएएस नहीं बन पाया। हर आदमी पूछता है अच्छा एक बात तो मलाल रहता ही होगा, नहीं रहता है मलाल, क्योंकि जो हमारे मित्र हैं, अब मुझे अगर
करण जी बुला के अपने सामने बैठ के सुनेंगे, मुझे एक मंच देंगे, मैं पूरी दुनिया से बात कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, तो मुझे किस बात का मलाल होना चाहिए? नहीं होता है फिर ये मलाल। जब आपके मित्र बंधु ऐसे हों ये मलाल नहीं होता है। तो ये बात मैंने वहाँ सीखी कि ये जो मित्रता को सपोर्ट करने वाला, इसलिए मैंने इलाहाबाद को प्रतीक बनाया और एक गीत लिखा। वहाँ जो छात्र तैयारी करते हैं, घर से सतुआ ला के, चावल ला के, दाल भात चोखा हॉस्टल में बना के खा रहे हैं, उनका जो संघर्ष है वही संघर्ष लखनऊ में हो रहा है, वही संघर्ष रांची का स्टूडेंट कर रहा है, वही संघर्ष टाटा में भी स्टूडेंट कर रहा है जो देहात से आया है। इसलिए उसको आप संघर्ष एक सा है ये मान के गीत सुनिएगा, जो वहाँ के नहीं है, जो वहाँ को नहीं जानते हैं। कि कोई बलिया देवरिया, कोई या जमगढ़ से आया है। और वहाँ केवल यूपी के लोग नहीं हैं, कोई रांची धनबाद बोकारो, कोई रामगढ़ से आया है। हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। हजारों ख्वाब का लश्कर पटरियां चढ़ कर आया है। अरे बाबूजी चिंता ना करिए, कोई ये कह करवाया है। कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़ करवाया है। कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़ करवाया है। और के लड़ना जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे। और क्या होता है, हम कितने भी सफल हो जाएं, सफलता इस बात के लिए अभिशप्त है कि अंततः उसको अकेला होना है। क्योंकि आपके आसपास इतनी चीजें खड़ी हो जाती हैं कि सामान्य सजग व्यक्ति या सजग मित्रता उस उपलब्धि के बगल में खड़ा होने से खुद ही असहज हो जाती है, भागने लगती है। अगर सफल व्यक्ति ना प्रयास करे तो मित्र खुद ही डर से नहीं जाएगा, मतलब डर से नहीं, असहज हो जाएगा। उसको लगेगा कहाँ बेकार हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अंततः उपलब्धि और ऊंचाई अकेलेपन के लिए अभिशप्त है। उपलब्धि को अगर समाज मिल जाएगा तब तो ईश्वर हो जाएगा, वो तो राजा राम हो जाएगा ना, तब तो फिर बिरसा मुंडा हो जाएगा, पूरा जन सलाम उसके पीछे चलने लगेगा। इसीलिए ईश्वर ने कहा नहीं, उपलब्धि को अभिशप्त कर दो, इसको स्थापित कर दो, नहीं तो आदमी तो भगवान हो जाएगा। आदमी उपलब्धि भी हो और उदार भी हो जाए, बुद्ध हो जाए। ईश्वर चाहते नहीं, पता नहीं उनका क्या पॉलिटिक्स है, हमको नहीं पता। इसलिए जो उपलब्धि है वो अकेली है, वो अंततः धीरे धीरे कटने लगती है, दुनिया से अभिशप्त हो जाती है। लेकिन मैं अक्सर मैंने ये अनुभव में पाया है कि मेरे दोस्त कितना मदद करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं। हम अक्सर अपने दोस्तों को कहते हैं तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो कभी कोई मिले फेल विद्यार्थी, अपना दोस्त अपना साथी, जब से मिले हम लोग में कि जब सेलेक्ट हो जाता है तो साल भर मुखर्जी नगर आता है कि देखने के लिए कि सफल होने के बाद मुखर्जी कैसा लगता है, देखने के लिए बाइस्कोप से देखने में मजा आता है, संघर्ष से हट के देखने का एक अलग आनंद है। तो ऐसा कोई दोस्त जब आप लोगों में से कोई सफल हो जाए बाबू, और जब जाओ उसी बिल्डिंग में जहाँ तुम्हारा दोस्त अभी भी संघर्ष कर रहा है, इस पॉकेट से पैसा निकालना, 5000 निकलेगा, दे देना पैसा, तो कहना रुको संतोष को 2500 और है, रुको दोस्त, फिर पिछला पॉकेट से 1000 दे देना, कहना 500 बचा रहने दो, IAS हो गए 500 रुपया नहीं। अच्छा शुरू शुरू में अपना ही पैसा देना होता है। तो उस पैसा की जो पवित्रता है, उसकी जो वो जो दोस्ती का सपोर्ट है। अब फिर आप बोल के आना, सुनो जब तक सेलेक्ट नहीं हो गए ऊपर से नीचे नहीं आना, जड़ में पानी देने के लिए हम खड़ा हैं, हम हो गए ना, हम देते रहेंगे, सूखना नहीं चाहिए। यही सपोर्ट। तो बुलंदी पर पहुंच जाओ जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। तब कोई यार मिल जाए तो, तब कोई यार मिल जाए तो लिपट के रोना ना छूटे।
चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे। तुम्हारे भीतर के गंगा से कभी भी अरे यमुना ना रूठे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। देखिए जितने भी सफलता के हर्षवर्धन हैं उनकी प्रशस्ति को लिखने कोई हरिसेन नहीं आएगा। ये हमारे मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं जो हमारा यश पूरी दुनिया में लेके जाते हैं। हम भाड़े पर हरिसेन नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास हर्षवर्धन का साम्राज्य नहीं है। इसलिए मित्र जो है वो एसेट है। आपके शुभचिंतक जो हैं, हम तो कई अधिकारी को देखते हैं रिटायरमेंट के बाद में पता चलता है, सब बात नौकरी नहीं पता चलता है, रिटायरमेंट के बाद पता चलता है आप हैं और टॉमी है, वो आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, टहला बुला के फिर आ गया। लेकिन जिन जिन अधिकारियों के मित्र हैं देखते रिटायर चाहते जल्दी रिटायर हो जाए, कचकच से निकले, उसके बाद बोर्ड सितापों में जाके फिर आज फिर समाज बैठेगा। तो ये हासिल कब करिएगा? इसी नौकरी के दौरान। तो मैं इसलिए बात करता हूँ, मेरे चाचा नौकरी में अभी पता नहीं रिटायरमेंट का डेट नहीं पूछना चाहिए ऑफिसर से, लेकिन हो जाएंगे। एक समाज है, गांव इंतजार करता है अरे जब गांव आएंगे। मेरे पापा नौकरी में थे, शांति से, जो कि नौकरी के दौरान भी लोगों के बीच थे। तो अब शांति से बोलते आपको 25 आदमी बैठते थे, ये जानती तैयारी है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अगला गाना जो सुनाने जा रहा हूँ नौकरी के चक्कर में ये उसकी भूमिका है। तो जितने भी नौकरी करने वाले हैं जब तक सेलेक्ट नहीं हुए थे तब तक लगता था कि यार एक बार सेलेक्ट हो जाए फिर तो दूसरी किस बात करना है, फिर तो इंद्रासन मिलेगा। बाद में पता चला नहीं ये नौकरी है, या तो फाइल आपके नीचे या आप फाइल के नीचे, कहीं और जा नहीं सकते हैं। नौकरी की अपनी मजबूरियां हैं। हम लोग को लगता है दोस्त IAS हो गया यार क्या मौज में होगा, जब फोन की आवाजें नहीं निकल रहा है, धीरे कहे बोले नौकरी मिला है भाई, IAS होने के बाद भी आवाज कम है। हाँ बेटा हुए नहीं ना हो, तो उनको लगा यार ये भी बहुत कठिन चीज होता है नौकरी, इसमें तो मौज ही मौज था हम समझते थे। अच्छा कुछ दिन ये लोग क्या जो सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये लोग मुखर्जी नगर आएंगे अपने दोस्तों के कमरे पर, अब बोलेंगे यार इतना दिन के बाद आए कुछ सादा खाने का मन कर रहा है। अब दोस्त तो सोचता है कि ये आया तो हमको कुछ लाल पीला खिला देगा, ये उनके यही सादा खाने आ गया रूम में। पता चला आपका बुमचू पहनी से खींच लिया, पहन लिया हाफ पैंट, अपना वाला सीके का पैंट उतार के टांग दिया कंगनी पर, और एक दोस्त ही लोग के साथ रहेगा, वो वीडियो बनाएगा, कहेगा संजय भैया आज भी जमीन से जुड़े हुए। कमिश्नर गुड़ोना होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े हुए संजय भैया खा रहे हैं दाल भात चोखा। इतने सादगी से जीवन जीते हैं संजय भैया की दाल में हल्दी भी नहीं डालने दिया। इस बात के लिए 1.5 घंटा मारपीट करते रहे संजय भैया किचन में। इतना सादगी नहीं करना है काम। जब भी को बिना सेलेक्ट दोस्त पे कमरा पे जाइए, अरे वो इतना रंगीन हो जाना चाहिए वो दिन कि स्नो सेन जो सफेद वाला होता है वो भी लाल लाल लगने लगे, इतना माहौल नहीं है। भाई दोस्त आया है ना। एक गीत में सुनाता हूँ नौकरी करने वालों के लिए, उनके नौकरी के मुश्किलों की समाधि पर एक फूल रखा। कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। तब हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जब पान, मन में लोहा तनिस्पाती चलते थे तब सीना था। धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया
एक नौकरी, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। अभी मुझे मिले एक साथी थे यहाँ, कौन डीसी साहब कौन थे, जो बोले नेहरू बिहार में रहते थे, हमको बोले आप आंदोलन में, वहाँ आंदोलन में थे, ये भी आंदोलन में साथी थे। अब सोचिए अब क्या हो गया आंदोलन, अब खाली दोलन है। जितना डीसी साहब डोल रहे हैं उतना आप भी डोलिए। और आप लोग का तो भाग्य में लिखा हुआ है कि आपसे ज्यादा डीसी साहब डोल रहे हैं, तो कैसे नहीं डोलिएगा। हाँ, कप्तान ही इतना डोल रहे हैं तो आपको तो डोलना है। अब वहां से संघर्षों के युद्ध लड़े कई, अब वो सेनापति फाइल पर है। पहले मिलके झगड़ लेते थे, अब सब गिला मोबाइल पर है। लश्कर की भी बिखरी टुकड़ी, और जब से कमाने यार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। और क्या है, खो गए सारे मस्त कलंदर, जो झूम के दिन से रात करे। सूरज को कहा फुर्सत है अब, हम जुगनू से बात करें। और लेते थे सिगरेट जहां से, लेते थे सिगरेट जहां से, उस गुमटी का व्यापार गया। यार गया, दिलदार गया, और पुराना प्यार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज मैं जानबूझ के, मैं तो कल ही चला आया था, पिछली बार जब कहा सर ने तो वहाँ गुमला में था, बहुत हड़बड़ी में आया, बहुत हड़बड़ी में करके मुझे मैं खुद ही आनंद नहीं ले पाया। लेकिन गुमला में इतना सुनने वाले थे, 2 साल जब रहे वहाँ पे करण जी, इस तरह से उन्होंने बुक फेयर और इस तरह का लिटरेचर फेस्टिवल किया कि आज गुमला से कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये कितना बड़ा जुड़ा, यही कर सकता है प्रशासनिक अधिकारी कि वो कारवां वाला बनाता चले अपने पीछे। और गुमला के बाद यहाँ मैं देख रहा हूँ इतना सुंदर आयोजन। देश में हम लोग तो कई जगह लिटरेचर फेस्टिवल में जाते हैं, आप प्रणय जी देखते हैं, लेकिन जिस तरह से झारखंड में शुरुआत में ही जहाँ जहाँ शुरुआत हो रही है, दुमका में इतना सुंदर आयोजन हुआ, फिर मैंने गुमला में देखा, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ जितने लोगों की भागीदारी है। अफसोस इस बात का होता है, काश 10 साल पहले ये इनिशिएटिव किसी ने लिया होता तो अभी हम लोग जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का से बड़ा हम लोग झारखंड में करके दिखा रहे होते, है ना। लेकिन हम लोग उसी राह पर हैं। आप सोचिए कि जब डीडीसी थे आपके साहब यहाँ दुमका में, और शुक्ला जी थे वहाँ पर डीसी रविशंकर सर, गीतांजलि श्री दुमका आई, बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका दुमका आई। ये अलग बात है कि दुमका को नहीं पता कौन आई, उनको खाली पता था कि हम दुमका आए। बाहर है दुमका, हमारा दुमका। बेचारे प्रणय जी जिस आदमी को बोले बुकर पर, अरे कुछ बुके कूदे भोजपुरी बुला देता गायक। डीसी साहब को थोड़ा सा समझाइए, रात को भोजपुरी का कार्यक्रम रखें, उससे थोड़ा सा मंच भी हिलेगा, थोड़ा सा इसका भी हो जाएगा, प्रशासन कितना मजबूत है, भीड़ भी आएगा। भोजपुरी का गायक जो है, हम तो भोजपुरी भाषी हैं, घर में भोजपुरी बोलते हैं, है ना। भोजपुरी का गायक ऐसा ऐसा भजन गाया है कि कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान नहीं रहते। अगर आपको लगता है कि वहां रहते हैं, मेरा यकीन मानिए नहीं रहते। कभी कभार आते हैं, तब तक ये लोग गाना बना देता है, फिर चले जाते हैं। देवघर में सावन में खोजते रहे बाबा कहाँ बाबा कहाँ से आएंगे, पहले कैसेट बंद कराओ। ये लोग कब देख लिया कि हम गांजा भांग पीते हैं। बिहार से अलग ही चलता है। एक को देखिए, वो तो इतना इनोवेटिव आदमी था। बिहार में बैन है ये सब पीना। अब गंगा जी तो बहती है हमारे बिहार में, बाबा है हमारे झारखंड। नारा लगा रहा था सर एक आदमी,
हम बाबा हम आपको वाटर देंगे, आप हमें उधर से क्वार्टर दीजिए। हम जैसे भक्त, हम सोचे इसी को जल चढ़ा देते हैं। भाई भक्त असली तो ये है। लेकिन ईश्वर पर भरोसा, आस्था से बड़ा कुछ नहीं। तर्क अपनी जगह पर है, लेकिन तर्क को भी यह बात संयम से समझना होगा, आस्था कितनी बड़ी चीज है। आस्था, आत्मविश्वास और आस्था अलग चीज है। मेरा एक दोस्त यूपीएससी तैयारी करता था, बोला कि एग्जाम मेंस देने के पहले बोला कि हम चाहते हैं वैद्यनाथ धाम पूजा कर रहे हैं। हम ही उसको सुनाते थे, हम वहाँ के हैं झारखंड के, तुम आओ भाई पूजा वूजा करो। उसको लगा कि मेंस दे रहे हैं, इसके पहले कर लेते हैं। आया सावन में, उसको लगा कि इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे, सावन में आ गया। अब उसको हम समझाए सावन में गणेश जी भी अंदर नहीं जा सकते, पुलिस इतना लाठी मारता है, तुम कैसे घुसे आए? और हमारा कोई परिचय में भी नहीं है प्रशासन में जो तुमको पूजा करवा पाए। तो तुम अभी मत आओ, अभी वहाँ परिवार का कोई नहीं रहता भगवान का, वो भी चुपचाप रहते, थोड़ा ऐसा घुमाता है लोग जिनका प्रशासन रहेगा प्रशासन। लेकिन नहीं माना था, नहीं अब सावन में करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। भादों में लोग बोलता है कि रैंक गिर जाता है। तो मुझे आओ भाई, आप आया, अब इतना भीड़ देवघर में, तो बाहर ही गणेश जी पर जल चढ़ा दिया। और क्या बोला सुनिए, बोला कि पापा से कह दीजिएगा हम आए थे। भाई साहब वो आईएएस बना, आईएएस प्रॉपर रैंक लगा के आईएएस बना हुआ। ये आस्था है, ये आस्था अंधविश्वास नहीं है। ये सब प्रगतिशील लोग बहुत घपला करता है, ये जानता है कि क्या बोल रहा है ना? नहीं। आस्था को अगर आप अंधविश्वास के बक्सा में बंद कर दीजिएगा, आप खिलवाड़ कर देगा, फिर इसी में सब हाथ होने लगता है। नहीं तो कायदे से, हाँ भोजपुरी गायक को रोकिए, तो बाबू रखो सब रखो। वो माइक उठाता है कि बाबा अपना त्रिशूल छोड़ देते, तो किया फिर कुछ किया। भाई साहब, भोजपुरी गाना का 3 स्तंभ है, जैसे सिंघाड़ा का 3 कोना है, लोकतंत्र का 4 खंभा, वैसे भोजपुरी जो है भौजी राजा जी, तो उसी पर खड़ा। मतलब बिहार पूरा या झारखंड में देखता हूँ, ये बिहार जो है वो क्या बोलते हैं, बिहार बरसात में बाढ़ से परेशान, गर्मी में सूखा से परेशान, और बसंत में भोजपुरी गाना से परेशान है। क्या होली आ जाता है? तो ये जो राजा जी भौजी, इन दोनों स्तंभों पे खड़ा जो भजन है, और इसका जो है वायरस अब सब भाषा में घुसने लगा है। अच्छा, ये वायरस पहले उधर हरियाणा तरफ से आया था, क्योंकि हम लोग बुझते नहीं, तो नहीं पता चला, बाद में जब समझने लगे, अरे गुरुदेव तो यहाँ बच्चे लोग तो अरे भोजपुरी गाना का स्पीड इतना है ना, स्पीड इतना कि घटा नहीं तो गाना तैयार कर देता रहा। अब तृतीय विश्व पर गाना बनने लगा, कब होगा नहीं पता, गाना बना के लो रखा। भाई साहब, धर्मेंद्र जी आज तक कितना तेज बता दें, धर्मेंद्र जी नहीं रहे, ये लोग उस रात गाना ही बजा दिया। तो गाना बनाने वाला जो भोजपुरी समाज, हम लोग जब भोजपुरी के विमर्श में बैठते हैं तो हम लोग मानते हैं कि गीत, लोकगीत जो है, लोकगीत में भदेश उसका एक एलिमेंट है। अगर उसमें गांव गवनई भदेश नहीं रहेगा तो उसका रस नहीं रहेगा। मैं हरदम मानता हूं कि लोकगीत जो है वो भादों का पानी है। आप उसको शास्त्रीयता के व्याकरण से नहीं बांध सकते, क्योंकि लोक की लज्जा का सौंदर्य ही अलग है। लोक की लज्जा में व्याकरण का सौंदर्य आप डालिएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भदेश का उत्सव मनाइए। हम काहे गमछा लगा के चलते हैं? हमको तो दिल्ली में रोका था गमछा लगाने से, वो होटल वाला, हम उसको कहे तुम गलत माथा चुन लिया। नॉर्मल माथा नहीं, देहात का माथा है, भोरे तुमको दिक्कत हो जाएगी। सुबह 5000 आदमी घेरे सीपी लगा कि अलग राज्य मांग रहे हैं। सब प्रैक्टिस था, एगो मिल गया था झारखंड, तो वहां जो गए तो बेचारा इतना परेशान हुआ कि उसने अपने होटल वाले ने अपने ड्रेस कोड में गमछा शामिल किया।
यह समझ। अब आप सोचिए तो यही है कि अपने पृष्ठभूमि को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होइएगा। आप मानिए, मैंने क्या, मैं गैर आदिवासी हूँ, लेकिन अगर मैं जाकर कहीं बोलता हूँ किसी मंच पे कि मैं झारखंड से हूँ, तो मेरी पहचान के पीछे बिरसा मुंडा ही खड़े होते हैं, मैं चाहूँ चाहे ना चाहूँ। अब मैं अपने बुद्धिमत्ता से, मैं अपने कुतर्क से किसी भी चीज़ को नकार दूँ, लेकिन वहाँ पर हमारे दादा का नाम नहीं बोलेगा। वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, अंग्रेज से नहीं लड़े थे, वो मेरे लेगेसी इसी से मानेगा। इसलिए अपनी पृष्ठभूमि, अपनी विरासत, वो आपका चयन नहीं है। आप थोड़ी चयनित किए थे हम यहाँ जन्म लेंगे। मेरा चयन तो, मेरा डिसीजन थोड़ी था। हम चित्रगुप्त जी को बोले वो वाला रजिस्टर निकालिए ना, केरला वाला, वहाँ शिक्षा दर ज्यादा है, कहाँ जाएगा, हमको वहीं जन्म लेना चाहते हैं। हमारा निर्णय थोड़ी था, हम कहीं लिए। हम बिहार, एकीकृत बिहार में थे, पैतृक मेरा जमीन बिहार में है। अब चूड़ा भी नहीं लाने देता है वहाँ से गोतिया लोग, कहता तुम्हारा राशन कार्ड वहाँ बन गया है। अब हम लोग का स्थिति हम कहीं भी नहीं है। यहाँ के लोग बोल देगा बाहर जाओ, वहाँ वाला बोल देगा तुम तो जा चुका है बाहर, हम लोग जाएंगे तुम्हारे भाई। हम लोग के साथ बहुत दिक्कत है। हम लोग जो 85 से लेके 2000 के बीच से जो पैदा हुआ, वो जाए कहाँ? 2000 के बाद वाला तो बोल सकता है हम यहाँ जन्म हुआ, हम यहाँ के, वहाँ जन्म हुआ तो वहाँ के, हम लोग कहाँ जाए? दौड़ा रहा है राजनीति हम लोग को, उधर से खेलता है इधर आ जाते हैं, इधर से खेलते उधर चले जाते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि बॉर्डर पर बैठ के बीड़ी पिए, क्या करें, कहाँ जाए? ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप वही है कि हमारे इमोशन कैसे बांटिएगा। तो राजनीति तरह तरह से अपने अपने बंटवारे के टूल्स ढूंढती है, लेकिन साहित्य, संस्कृति और एक सजग समाज उस बंटवारे के टूल्स को नष्ट करता है। कहता है नहीं ये औजार गलत है, इससे गलत गाड़ी खोल रहा है, गलत नट बोल्ट खोल रहा है। तो हमें वो बचाना भी हमारे साहित्य का दायित्व है एक नागरिक के तौर पे। अब एक गीत आज के अपने पारी का मैं सुनाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन की ओर चलेंगे। मैंने मजाक में बहुत कुछ खींच दिया। बहुत अच्छा लग रहा है क्या? बजाइए ताली, हम लोग तालियां चल रहा है। एक मैं सुनाता हूँ, रील बनाने वाले लड़के मेरा, उसके पहले मैं एक गीत किसान का सुनाना चाहूंगा। मैं ये मंच पर कभी नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि जिस प्रोग्राम में लोग पैसा लेके जाते हैं ना, उसमें आयोजक के हिसाब से सुनाना पड़ता है, नहीं तो पैसा काट लेता है। एकदम लगता है कि बैठा हुआ है जहांगीर, नूर जहां को इधर से उधर होने बोल रहा है, अनारकली के जैसा नाचना पड़ता है। अच्छा, जिसके पास पैसा हो बुद्धिमंद रहता है उन लोगों का। कई ऐसे प्रोग्राम में हम गए, हमको लेने आया आयोजक और बैठाया कार में, कार चला रहा है, अब पूछता है क्या करते हो? हम यार आपकी तो बुलाए हूँ कभी नहीं, मैं कमेटी में हूँ, मेरा तो पार्ट्स का दुकान है, मैं तो कमेटी हूँ, मुझे कहा कुछ लोग आ रहे हैं तो आपको लेने आ गया। हम क्या भाई कवि है चलो, और वो सब बजाने वाला कुछ नहीं लाया। इतना शर्म आता है, कहाँ है भाई? पता चलता है कि आयोजन समिति में 2 को कोई रुचि वाला आदमी होगा, 5 तो सही है। उसको बोला कि तुम जरा सा मर्सिडीज से पहुंचा देना तो कभी को अच्छा लगेगा। तो आप बोलते हैं कि आप रहोगे भाई सब? नहीं, मैं नहीं रहता ऐसे ना कुछ। आप डांस भी करते हो? हम कहा भाई अब पैसा नहीं दोगे तो नाचेंगे कि करेंगे क्या? फंस गए, हम कवि कविता करेंगे। ऐसा आयोजक मिलता है। अब उसको वही सुनाना पड़ता है जो उसको मजा दे। तो मन के अंदर एकदम जो है कि दिमाग कंगना रनावत हो जाता है, समझ नहीं आता है, कुछ और निकल जाता है। एक गीत सुनाता हूँ किसानी का, क्योंकि झारखंड में एक किसान की खुददारी का गीत। हम अक्सर किसान के बारे में कहते हैं कटी पतंग, उसके दुख, उसके दर्द को दर्ज करते हैं, ये ठीक है, लेकिन उसकी एक जिजीविसा है जो उसको जिलाए हुए है, उसको सिस्टम नहीं बचा रहा है। उसके अंदर की जिजीविसा का जो रेशा है वही नहीं कट रहा है, वो जिंदा है। वो भूखे पेट, आधे पेट रह के अभी भी आपके लिए उपजा रहा है। आज के दिन में कृषि जिस तरह का सौदा है वो लाभ वाला तो मतलब है नहीं। उसके बाद भी जो लोग कृषि कर रहे हैं, हमको उनका आभारी इसलिए होना चाहिए।
अब एक कृषक जा रहा है अपनी अंतिम यात्रा में, किसान, और वो अंतिम यात्रा में आपको क्या सुना के जा रहा है वो किसान कि मुट्ठी भर लेके हम जमीन, मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। अरे मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में, मेरे पाँव के तुम निशान ढूंढोगे छूटे खलिहान में, मेरे पाँव के तुम निशान ढूंढोगे छूटे खलिहान में। कि किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे, दोनों हाथों से लुटाया कुछ ना बचाया रे। कि किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे, दोनों हाथों से लुटाया कुछ ना बचाया रे। ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, गेहूं बोएंगे आसमान में, ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, गेहूं बोएंगे आसमान में। अब अर्थी जा रही है, आखिरी यात्रा है, अब पड़ाव आखिरी है, अब पंचतत्व में विलीन हो रहा है। फिर वो कह रहा है कि जाते जाते यारो एक प्यारा किस्सा दे दो, मेरी मेहनत का मुझको इतना तो हिस्सा दे दो। अब देखिए वो अपने हिस्से में आखिरी बार क्या मांगता है कि किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत, किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत चरने दे देना मेरी याद में, किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत चरने दे देना मेरी याद में। रहता एक पागल मेरे गांव है, लिख देगा कविता मेरी शान में। मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी गीत आज के मेरे कार्यक्रम का, कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। हमसे पहले के जो पीढ़ी के लोग थे, जो हमारी पीढ़ी के लोग थे, अब तो इमोजी वाले लोग आ गए, इनको नहीं पता प्यार। हम लोग स्कूल जाते थे, दीवार पर दिल बना देते थे। अब कुजवा नेहवा जिसका भी हो, वो नगर निगम का पता, हमें नहीं पता होता, हम बना दिए, एक्सेसरी लगा दिए, तीर लगा दिए, दिशासूल देख लिए किधर जाना है तीर। स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, मर चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ जाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही, अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वो दौर क्या था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। हर मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल
साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की आग में तकदीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और वो दौर क्या था? एक शेर रट खुद को गाली मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के। पुलिया पे बैठे रांझा बन के। इस कविता में मैंने देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने पुल का इस्तेमाल नहीं किया है सर, पुलिया का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी भी बिहार में मेरा जमीन है। हाँ, सर भी जाते आते हैं। तो जो आदमी बिहार जाता आता है उसको पता है पुल पे कितना खतरा है। हर महीना वो बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कच्ची दिन हम उठे रात को कविता से भी निकल जाए पुल पे। अच्छा, इसका मतलब ही नहीं है कि वहां पर कोई भ्रष्ट इंजीनियर है, नहीं, वहां तो हमारा मुखिया ही इंजीनियर है। कारण क्या है, क्यों बढ़ जाता है? इसके पीछे बहुत साइंटिफिक बात बताया हमको एक इंजीनियर वहां का। हमने कहा आप लोग पुल बनाते हो बह भी जाता है, पागल है क्या, बह क्या जाता है? सब हम लोग इंटेंशनली ऐसा होता है। कैसे होता है? बोला आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़े होंगे कन्फ्यूशियस को। हाँ पढ़ा था, लाओ से। हाँ, ये लोग बोलता है कि प्रकृति बलवान होता है, प्रकृति के आगे समर्पण कर दो, प्रकृति शक्तिशाली है। हमने हाँ बोला। एक दिन हम बोलाए कन्फ्यूशियस को, इधर खाली बकने से होगा जी, कि करके भी दिखाना होगा। प्रकृति शक्तिशाली है, ये बात प्रूव करके दिखाना पब्लिक को। तो हम बोले फिर कैसे प्रूव किए? कहा फिर हम ऐसा सोचिए, कोई ऐसा पुल बना दें जो 300 साल तक नदी में खड़ा है, बह ही नहीं रहा, तो कोई नदी की ताकत पर भरोसा करेगा? बोलेगा कि पुल मजबूत है, प्रकृति कमजोर है। वही बात तो था, इसीलिए हम लोग ऐसा पुल बनाते हैं जो प्रकृति के ताकत पर पब्लिक का भरोसा बना सके। हमने कहा अरे भाई तो हमारे इंजीनियर ने वहां प्रकृति की सर्वोच्चता को प्रतिष्ठापित करने के लिए, प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करने के लिए आपने राज्य का लोहा बहाया है। वो तालियां इंजीनियर साहब ने। ये होता है योगदान। एक जगह मैं सुना रहा था, इंदौर में मैं था, मैंने कहा मैं गीत सुनाना चाहता हूँ। देखिए हर दिन हर आदमी का एक जैसा नहीं रहता है। फिर हमको याद आया कि हम तो बिहार से आ रहे हैं। ये वाला जो लोकोक्ति है कि आदमी का वक्त जरूर ऊपर नीचे होता है। फिर हमको ध्यान है नीतीश कुमार भी तो पृथ्वी पर है, संसार का अकेला आदमी जिसका दिन कभी ऊपर नीचे नहीं होता। विज्ञान इस बार मैंने देखा टीवी पर शपथ लेते उनको, मुझे मजा आ गया। उन्होंने शपथ लिया, मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ जब तक जिंदा रहूंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। जीवन में इसको पॉलिटिकली मत देखिए, इसको एक व्यक्ति के दृढ़ता के साथ देखिए। आपको आप जीवन में कुछ भी है, उतार चढ़ाव से पार कैसे जाया जा सकता है, ये एक पॉलिटिकल दांव पेच का मसला नहीं है। ऊपर नीचे कहाँ ऊपर नीचे, मानव अगर चाहे तो बैल का तेल निकाल सकता है, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। तो जीवन में कई बार परिस्थितियों से जूझने का भी चीज, हर बात का पॉलिटिकल अर्थ नहीं निकालना है। झारखंड में तो इस बात का वो अर्थ नहीं है, तो इसका नहीं निकालना। मैं यही कह रहा हूँ कि जीवन में कई बार आप मुहावरे पलट देते हैं। इतिहास वही रचता है जो बने बनाए मुहावरों को पलट देता है, पिरामिड उल्टा कर देता है। बने लीक पर नहीं चलता, मुहावरा पलटने वाला पीढ़ी आएगा, वही इतिहास बनाएगा। वापस गीत पे आते हैं कि पुलिया पे बैठे रांझा बन के हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के, अल्हड़ आवारा बेपरवाह लड़के, जब अपने अपने समय में जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं तो यही आवारा लड़के क्या हो जाते हैं कि जब हक में उठे तो, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के,
उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। जिंदाबाद पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर आपका जोहार। एक बार फिर से जोहार, बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद आप लोग।